वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जो इस चैनल पे एक सीरीज चल रही है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी सीरीज की श्रृंखला में आज हम छठा वीडियो आपके बीच में लेके आए हैं जो कि बायो से रिलेटेड है। इन सारे वीडियो में जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं वह बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। इन सारे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि बहुत ही कम समय में लगभग 10 या 15 मिनट के अंदर हम आपको 25 क्वेश्चन कवर करा रहे हैं जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वह है सबसे छोटा बीज किस चीज का होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा जो बायो से रिलेटेड हमारा 5वां जो वीडियो था उसमें हमने बायो से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बारे में बताया। उसी से रिलेटेड आज का भी हमारा यह वीडियो है कि सबसे छोटा बीज किस चीज का होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा बीज जो हमारा होता है वह ऑर्किड का होता है। ठीक है, ऑर्किड, ऑर्किड जिसे अंग्रेजी में हम लिखा ऑर्चिड रहता है लेकिन उसे हम ऑर्किड पढ़ते हैं। ठीक है, वही ऑर्चिड है हमारा। तो सबसे छोटा बीज हमारा किस चीज का होता है? ऑर्किड का होता है। उसी की श्रृंखला में हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि जो सबसे बड़ा बीज होता है, सबसे छोटा बीज हमारा ऑर्किड हो गया और सबसे बड़ा बीज हमारा कौन सा होता है? तो वह है हमारा लेडोसिया का। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा बीज हमारा लेडोसिया का होता है, लेडोसिया। ठीक है, ये हमारा लेडोसिया होगा। जब सबसे छोटे बीज की बात की जाएगी तब वहां पे हमारा ऑर्किड होगा और जब से सबसे बड़े बीज की बात की जाएगी तो हमारा लेडोसिया होगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप है। ठीक है, इसकी पिछली वीडियो में हमने आवृत्त बीजी और अनावृत बीजी पादप के बारे में आपको बताया था और हम आपको उसी से थोड़ा सा रिलेटेड आपको यहाँ पे और थोड़ा क्लियर कर दें कि आवृत्त बीजी पादप किसे कहते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सा इसके शब्द को आप समझने का प्रयास कीजिए कि किसी बीज के ऊपर अगर कवर चढ़ी हुई है, उसे आवरण, अगर उसके ऊपर कोई आवरण लगा हुआ है तो उसे हम आवृत्त बीजी पादप कहते हैं। आवृत्त बीजी पादप की श्रृंखला में सबसे छोटा जो हमारा पौधा है, जो हमारा सबसे छोटा पौधा है उसे हम लेमना कहते हैं। ठीक है, इसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सबसे छोटा आवृत्त बीजी पादप कौन सा है, तो वह है हमारा लेमना। आवृत्त बीजी के बारे में आप समझ गए होंगे कि आवृत्त बीजी क्या होता है। किसी बीज के ऊपर अगर कोई आवरण चढ़ा होता है, अगर वह कवर्ड है वह बीज, तो उसे हम आवृत्त बीजी कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा हमारा आवृत्त बीजी पादप क्या हो गया? हमारा लेमना हो गया। और उसी की श्रृंखला में सबसे बड़ा हमारा आवृत्त बीजी पादप क्या होता है? वह है हमारा यूकेलिप्टस। ठीक है, सबसे छोटा हमारा लेमना और सबसे बड़ा हमारा यूकेलिप्टस। ठीक है, अब अनावृत्त बीजी पादप किसे कहते हैं या अनावृत्त बीजी क्या होता है? जिसपे कोई कवर ना हो, जिसपे कोई आवरण ना हो, जिस बीज के ऊपर कोई आवरण ना हो उसे हम अनावृत्त बीजी पादप कहते हैं। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड हमारा आज का जो पॉइंट है कि सबसे छोटा अनावृत्त बीजी पादप क्या है। ठीक है, सबसे छोटा अनावृत्त बीजी पादप क्या है? तो जैमिया पिग्मिया। ठीक है, जैमिया पिग्मिया ये सबसे छोटा अनावृत्त बीजी पादप है। सबसे छोटा अगर आवृत्त बीजी पादप की बात होगी तो वहां पे हम लेमना कहेंगे और सबसे छोटा अनावृत्त बीजी पादप की बात जहां पे आएगी वहां जैमिया पिग्मिया इसका आंसर होगा। अब केंद्रक की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है केंद्रक। केंद्रक जो होता है इसकी खोज किसने की थी? तो इसका जवाब है हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको और किस नाम से जानते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हम ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा गृह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम पावर हाउस भी कहते हैं। यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ऊर्जा घर कहते हैं या अंग्रेजी में उसे पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, इसे ऊर्जा घर और अंग्रेजी में पावर हाउस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की किस और नाम से संबोधित किया जाता है? तो उसका जवाब है हमारा ऊर्जा घर या उसे पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि जो डीएनए से रिलेटेड है। डीएनए क्या होता है? डीएनए के बारे में भी हमने अपने पिछले इस वीडियो में आपको बताया था कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। इनके बारे में बहुत ही विस्तृत वीडियो हमने अपलोड किया था। अगर आप वो वीडियो ना देखे हो तो चैनल पर जाके साइंस के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को एक बार जाके जरूर देखें। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है किसने बनाया था? ये हमारा क्वेश्चन है, कई बार यह एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वह वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो गया हमारा वाटसन एवं
क्रिक, ठीक है। वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे बॉडी में जो रक्त का जो फ्लो होता है वह किसके द्वारा होता है, वह किसके द्वारा पूरे बॉडी में वह रक्त को पहुंचाया जाता है। तो इसका जवाब है हमारा हार्ट के द्वारा, ठीक है। जो हमारा हृदय होता है उसके द्वारा हम पूरे बॉडी में रक्त को, उसका सिर्फ यही एक काम है कि पूरे बॉडी में रक्त को पहुंचाना ही उसका कार्य होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया हृदय, जिसे इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हृदय या हार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितना रक्त होता है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है। देखिए औसतन की बात यहाँ पे की जा रही है। जो औसतन एक स्वस्थ मनुष्य के बॉडी में जो रक्त होता है वह 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर रक्त होता है, 5 से 6 लीटर। इसे आप ध्यान रखिएगा कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि लाल रक्त कण, जिसे हम अंग्रेजी में आरबीसी कहते हैं, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है। एक अगर बॉडी में आरबीसी अगर क्रिएट होता है तो उसका जीवन काल कितने दिन का होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं, बॉडी में पाए जाते हैं, जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगर ये बॉडी में एक बार क्रिएट हो गया तो इसका जो टाइमिंग होता है वह 120 दिन होता है। तो इसकी जो लाइफ होती है 120 दिन की होती है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वह सिर्फ 120 दिन का होता है। अब इसके बाद लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण जो आरबीसी होता है इसका बॉडी में मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। जो आरबीसी होता है इसका बॉडी के लिए, बॉडी के अंतर्गत इसका सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। इसे आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना ही इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से आपको दोहरा के बता दें, आप इसे समझने का प्रयास करें कि लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है। जो लाल रक्त कण होता है जिसे आरबीसी कहते हैं, वह हमारा ऑक्सीजन एवं CO2 का संवहन करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है तो इसका निर्माण कहां पे होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा को इंग्लिश में हम बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो, ठीक है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। इसके बाद जो स्प्लीन होता है, प्लीहा को हम क्या कहते हैं, जो स्प्लीन होता है जिसे हिंदी में प्लीहा कहते हैं, प्लीहा को और किस नाम से जाना जाता है, यह हमारा पॉइंट है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्प्लीन होता है जिसे हिंदी में हम प्लीहा कहते हैं, उसको और किस नाम से जाना जाता है, उसे बॉडी के अंतर्गत हम और किस नाम से बुलाते हैं, तो उसका जवाब है हमारा यह ब्लड बैंक होता है, यह रक्त बैंक है। स्प्लीन जो होता है यह बॉडी का ब्लड बैंक बोला जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए आरबीसी का जीवन काल हमारा 120 दिन का होता है। अब इसके बाद आ गया व्हाइट ब्लड सेल, जो शरीर में सफेद खून होता है, जिसे हम सफेद खून साधारणतः भाषा में कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है उसका क्या होता है। देखिए इसका मुख्यतः कार्य सिर्फ एक ही इसका कार्य होता है कि यह शरीर पे जब कोई बाह्य आक्रमण होता है, जैसे कि रोगाणुओं का जब शरीर के ऊपर आक्रमण होता है तो उससे इसका लड़ना ही मुख्य कार्य होता है। तो ठीक है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, रोगाणुओं का हनन करना, रोगाणुओं का हनन करना। मतलब डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वह सिर्फ और सिर्फ बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता का ही बने रहना इसका मुख्य कार्य होता है। जैसे किसी बॉडी पे अगर रोगाणुओं का हमला होता है तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है कि वह उससे लड़ते हैं और उसका खात्मा करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आता है जैसे कि यहाँ पे हमने पिछले पॉइंट पे देखा
कि आरबीसी का जो मुख्य जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। तो यहाँ मन में एक और बात आती है कि अगर आरबीसी का जीवन काल 120 दिन हुआ तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। जब बॉडी में एक बार डब्ल्यूबीसी क्रिएट हो जाती है तो उसका लाइफ टाइम क्या होता है, वह इसका जो लाइफ टाइम होता है सिर्फ 2 और 4 दिन तक ही इसका जीवन काल होता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल जो बॉडी में बनता है उसका जीवन काल सिर्फ 2 और 4 दिन तक ही होता है। 2 से 4 दिन के बीच में ही यह पुनः खत्म हो जाता है और बॉडी इसे फिर से क्रिएट करती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा जो है मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति होती है। एक सामान्य मनुष्य की, एक जो स्वस्थ मनुष्य है उसके हृदय की धड़कन कितनी होती है 1 मिनट के अंदर, तो इसका जवाब है हमारा 72 बार। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है, एक स्वस्थ मनुष्य का जो हार्ट है वह 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। अगर बॉडी में रक्त है तो एक एवरेज होता है, एक औसत होता है कि अगर बॉडी की हाइट ज्यादा है या बॉडी की हाइट कम है तो उसके हिसाब से एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होना चाहिए, तो यह है हमारा 7%। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। जैसे कि अगर किसी का वेट 80 किलो है उसी का 7% के हिसाब से हमारे शरीर में उतना रक्त होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, एक बार रक्त संचरण में, रक्त संचरण का यहां मतलब हो गया कि एक बार पूरे बॉडी में खून को दौड़ा लेना ही रक्त संचरण कहलाता है। अब ये जो हमारा पॉइंट है, एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में, ब्रैकेट पे हमने यहाँ पूरे शरीर में लिख दिया है, कितना समय लगता है एक बार पूरे बॉडी में रक्त संचरण होने में कितना समय लगता है, तो यह सिर्फ मात्र 23 सेकेंड में। अब आप कल्पना कीजिए कि हार्ट हमारा कितना तेज ब्लड को पंप करता है कि मात्र 23 सेकंड के अंदर वह एक बार के उठाए हुए ब्लड को पूरे बॉडी में घुमा देता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि रक्त की खोज कब और किसने की। ठीक है, रक्त की खोज कब हुई थी। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त की खोज, रक्त हम सभी जानते हैं जब से यह जीवन काल शुरू हुआ है तब से रक्त के बारे में हमारे बॉडी में अपने आप बनता रहता है, लेकिन एक साइंस के दृष्टिकोण से, एक बायोलॉजी के दृष्टिकोण से रक्त की खोज कब और किसने की, इसका जवाब है हमारा 1901 ईस्वी में लैंडस्टीनर ने। ठीक है, 1901 ईस्वी में ये हमारा टाइम हो गया कि 1901 ईस्वी में रक्त की खोज की गई और किसने की, तो लैंडस्टीनर ने, लैंडस्टीनर। ठीक है, रक्त की खोज कब और किसने की, तो 1901 ईस्वी में रक्त की खोज हुई और किसने की, तो लैंडस्टीनर ने। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक मनुष्य में मुख्यतः रक्त समूह होते हैं। जो ब्लड ग्रुप होता है वह बॉडी में या मनुष्यों के अंदर मुख्यतः कितने प्रकार के पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें जो ब्लड ग्रुप होता है वह कितने तरह का होता है, इसका जवाब है हमारा 4 प्रकार का होता है और वह चारों प्रकार है ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ ग्रुप। यही हमारे 4 ग्रुप हैं जो मुख्यतः मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है कि मनुष्य में मुख्यतः रक्त समूह होते हैं, तो हमारा हो गया 4। इसमें पहला हो गया ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा हमारा ओ। 4 प्रकार के रक्त समूह बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रक्त समूह ओ कहलाता है। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको क्या कहते हैं, रक्त समूह जो ओ होता है वह सर्वदाता कहा जाता है। इसका मतलब हो गया कि जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, वह अपना खून किसी को भी दे सकता है, चाहे वह किसी भी ग्रुप का हो, वह अपना खून आसानी से किसी को भी दिया जा सकता है। इसीलिए इसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर। ठीक है, रक्त समूह ओ जो होता है, जो ब्लड ग्रुप ओ के जो पात्रक होते हैं जिनके बॉडी में ब्लड ग्रुप ओ पाया जाता है, वह अपना खून किसी को भी, चाहे वह ए ग्रुप का हो, चाहे वह ए बी का हो, चाहे वह बी का हो, किसी को भी अपना खून दे सकता है। ठीक है, अब इसके बाद रक्त समूह ए बी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ओ ग्रुप कहा जाता है क्या, वह सर्वदाता होता है, लेकिन जो ए बी है वह क्या होता है, जो यह एक ऐसा ब्लड ग्रुप है, अगर ए बी अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसकी सबसे खास वजह है, इसकी सबसे जो खासियत है कि यह किसी भी ग्रुप का खून ले सकता है। जिसे हिंदी में हम सर्वग्राही कहते हैं, सर्व। ठीक है, यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आप यहाँ पे क्लियर करिए कि रक्त समूह ओ क्या कहलाता है, सर्वदाता होता है, क्योंकि ये अपना खून किसी को भी दे सकता है। और सेम उसी तरह से रक्त समूह ए भी क्या कहलाता है, यह दे तो नहीं सकता है लेकिन किसी भी खून का, किसी भी ब्लड ग्रुप का अपना खून यह ले सकता है। इसीलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट इसे कहा जाता है। इसके बाद रक्त का पीएच मान होता है, जैसे जल का पीएच मान होता है, नींबू का पीएच मान होता है, ऐसे ही रक्त का पीएच मान भी होता है। तो ये हमारा पॉइंट है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है, 7.4 इसका पीएच मान होता है। और एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि रक्त जो होता है वह हमारा क्षारीय होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि रक्त हमारा क्षारीय होता है, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर कितना होता है। देखिए ठीक है, जैसे बीपी जो नापने की मशीन होती है उसमें एक आजकल तो डिजिटल का दौर चल रहा है, डिजिटल, लेकिन जो पारे पे जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है वह कितना होता है, तो उसका दाब होता है 120/80, ठीक है। 120 और 80 के एवरेज में एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि श्वसन में ऑक्सीकरण होता है। जो हम सांस लेते हैं इसमें ऑक्सीकरण किस चीज का होता है, यह हमारा है शर्करा का, शर्करा जिसे अंग्रेजी में हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। श्वसन के समय श्वसन में ऑक्सीकरण होता है किसका, शर्करा का, जिसे अंग्रेजी में हम ग्लूकोज कहते हैं। और इसी के साथ हम इस पूरे वीडियो के सबसे अंतिम पॉइंट पे पहुंचते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर में होने वाली, प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें कि मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मानव शरीर में किसी भी तरह का नियंत्रण या नियमन किसके द्वारा होता है, तो इसका जवाब है हमारा तंत्रिका तंत्र द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा। इस पॉइंट को हम एक बार फिर से आपको समझा दें कि मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो इसका जवाब है हमारा तंत्रिका तंत्र द्वारा। इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 25 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पूरे वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।